जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से तैयारी कर लो चैनल के हल प्रश्न पत्र में। तो यहाँ पे हम पिछले 10 सालों के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे हैं जो कि यूजीसी नेट में पूछे जा चुके हैं। तो ये प्रश्न पत्र है यूजीसी नेट परीक्षा जून 2019 में पूछा गया प्रश्न पत्र। तो हिंदी की हम यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं और प्रश्न पत्र 2 में पूछा जाता है हिंदी से रिलेटेड। तो दोस्तों यहाँ पे हम इस प्रश्न पत्र को भी हल कर देखने वाले हैं। अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं, पिछले प्रश्न पत्र को सॉल्व करके नहीं देखा है, तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पे यूजीसी नेट 10 ईयर्स प्रीवियस क्वेश्चन पेपर लिखा हुआ है, उस प्लेलिस्ट को देखें। इसके अलावा हमारी एक कंप्लीट सिलेबस के अकॉर्डिंग क्लास चल रही है, तो आप उस क्लास को भी अटेंड कर सकते हैं जिसका नाम है यूजीसी नेट जेआरएफ टीजीटी पीजीटी जून 2022। तो आप उसे भी दोस्तों देख सकते हैं। और चैनल को अगर दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए, पहला प्रश्न है यहाँ पे और प्रश्न ये कह रहा है कि अपभ्रंश के जो नमूने हमें पद्यों में मिलते हैं वे उस काव्य भाषा के हैं जो अपने पुरानेपन के कारण वो भाषा से कुछ अलग बहुत दिनों तक आदिकाल के अंत क्या उसके कुछ पीछे तक पोथियों में चलती हैं। ये उपर्युक्त कथन किसका है? ये जो ऊपर कथन पूछा गया है ये किसका है? तो यहाँ पे ऑप्शंस दिया हुआ है राहुल संकृत्यायन, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर नामवर सिंह। सही उत्तर है ये है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का, ऑप्शन बी। ठीक है, उपर्युक्त कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। फिर है प्रश्न दूसरा, बाली को सपूत कपिकुल पुरोहित, रघुवीर जू को दूत भरी रूप विकराल को, उपर्युक्त काव्य पंक्तियां किस रचनाकार की हैं? जैसे अभी इससे पहले हमने जो क्लास की थी वो काव्य पंक्तियों पर ही की थी दोस्तों। तो अगर आपने उन काव्य पंक्तियों को सही तरीके से पढ़ा होगा ध्यानपूर्वक तो ये प्रश्न आपको एकदम आसानी से बन जाएगा। ऑप्शंस दिया हुआ है केशवदास, तुलसीदास, सेनापति, मतीराम। देखिए दोस्तों, अगर आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपको अच्छे तरीके से परीक्षा की तैयारी करनी चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप अगर सिर्फ पढ़ रहे हैं तो सिर्फ पढ़ना ही इंपॉर्टेंट नहीं होता है। आप क्या पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं और कितना आपको पढ़ा हुआ याद रहता है, ये इंपॉर्टेंट करता है। परीक्षाओं में यही इंपॉर्टेंट होगा। जब आप परीक्षा हॉल में बैठेंगे तो आपके क्या क्या चीज़ें याद हैं ये इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि परीक्षा हॉल में बैठते ही इंसान वो सारी चीज़ें भूल जाता है जो उससे बनता हुआ भी होता है। आप परीक्षा हॉल में सेम पेपर को सॉल्व करो और घर में लाके वही पेपर सॉल्व करो तो आप परीक्षा हॉल से ज़्यादा पेपर उस पेपर को घर में सॉल्व कर पाएंगे। तो ये चीज़ें होती हैं, प्रेशर इसे कहते हैं। तो प्रेशर अगर आपको कम करना है तो सबसे पहले आपको कम करना क्या है, अपना जो नॉलेज है वो बढ़ाना पड़ेगा सही तरीके से, सही गाइडेंस के साथ और सही वे में। तो यहाँ पे हमारा प्रश्न था कि बाली को सपूत कपिकुल पुरोहित, रघुवीर जू को दूत भरी रूप विकराल को, उपर्युक्त काव्य पंक्तियां किस रचनाकार की हैं? केशवदास, तुलसीदास, सेनापति या फिर मतीराम। तो दोस्तों ये है केशवदास की, ऑप्शन ए। ठीक है, उपर्युक्त पंक्तियां केशवदास जी की हैं और ये किससे, कौन सी रचना से ली गई है? रामचंद्रिका से, केशवदास की रामचंद्रिका से। फिर है अगला प्रश्न है कि मैं नीर भरी दुख की बदली, महादेवी वर्मा का उपर्युक्त गीत उनके किस काव्य संग्रह से संबंध है? तो ये भी पूछता है। अभी मैंने डिटेल्ड वाली क्लास में जब हम पंक्तियां पढ़ रहे थे तब मैंने कहा कि पंक्तियां दे देता है और रचनाकार का नाम दे देता है, फिर वहां से पूछता है कि किस रचना से ये ली गई है। ऑप्शन है निहार, रश्मि, नीरजा या फिर सांध्य गीत। तो ये है सांध्य गीत से। ठीक है, महादेवी वर्मा की सांध्य गीत से। महादेवी वर्मा जी की उक्त गीत जो उपर्युक्त पंक्तियां हैं वो उनके काव्य संकलन है सांध्य गीत, उससे लिया गया है, काव्य संग्रह से। फिर है मर्यादा मत तोड़ो, तोड़ी हुई मर्यादा कुचले हुए अजगर सी, कुंजलिका में कौरव वंश को लपेट कर सूखी लकड़ी सा तोड़ डालेगी। अंधा युग उपर्युक्त संवाद किसका है? अंधा युग का है ये उपर्युक्त संवाद, और ये संवाद किसका है? भीष्म का, द्रोणाचार्य का, कृष्ण का या फिर विदुर का? तो ये है कृष्ण का। ठीक है, किसका है? कृष्ण का। अंधा युग से कृष्ण ने कहा है, कृष्ण जी ने नहीं, सॉरी, कृष्ण ने कहा है। पात्र है यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वन स्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता है। बिहारी के संबंध में उपर्युक्त कथन किस आलोचक का है?
रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास या फिर नंद दुलारे वाजपेयी? तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है, ऑप्शन ए। फिर अगला प्रश्न है और ये प्रश्न ये कह रहा है कि जुंग के अनुसार पिता पर अधिकार जमाने के लिए लड़की की अपनी मां से प्रतिस्पर्धा को किस ग्रंथ में जाना जाता है? किस ग्रंथि में जाना जाता है? जुंग के अनुसार पूछ रहा है। परपीड़न रति ग्रंथि, इलेक्ट्रा ग्रंथि, आत्मपीड़न रति ग्रंथि या फिर इडिप्स ग्रंथि? तो दोस्तों सही उत्तर है इलेक्ट्रा ग्रंथि, ऑप्शन बी। इलेक्ट्रा ग्रंथि जुग के अनुसार लड़कियों में पाई जाती है। फिर अगला प्रश्न है और प्रश्न ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी रचनाएं भारतीय प्रशासन व्यवस्था पर सटीक व्यंग्य करती हैं? भोला राम का जीव, सिक्का बदल गया, जामुन का पेड़, पिता। नीचे विकल्प में से सही उत्तर का चयन करना है कि कौन कौन सा यहाँ पे सही होगा। तो भोला राम का जीव ये तो है, सिक्का बदल गया ये नहीं है, जामुन का पेड़ ये है, पिता ये नहीं है। तो ए और सी, ऑप्शन ए में दिया हुआ है ए और सी दोस्तों यहाँ पे है भोला राम का जीव, जामुन का पेड़। भोला राम का जीव ये किसका है? हरिशंकर परसाई जी का है और जामुन का पेड़ है कृष्णचंद जी का। ये दोनों क्या है कि भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था पर व्यंग्य करती हुई रचनाएं हैं। फिर है दोनों का हठ था दुर्निवार, दोनों ही थे विश्वासहीन, कामायनी की उपर्युक्त पंक्ति से क्या आशय है? ऑप्शंस दिया हुआ है, इनमें से क्या आशय हो सकता है? तो देव और दानव दोनों हठी और विश्वासहीन होते हैं। अगर आपने ये पढ़ा होगा तो उसमें आपको ये चीजें मिली होंगी कामायनी में। फिर अगला प्रश्न है क्या स्त्री का होना पाप है? उपर्युक्त संवाद किस कहानी से संबंध है? दुलाई वाली, आकाशदीप, लाल पान की बेगम या फिर परिंदे? सही उत्तर है आकाशदीप। आकाशदीप। आकाशदीप कहानी में चंपा एक नायक है, चंपा का पात्र है, चंपा का नायक बुद्ध गुप्त से है, ठीक है। जब वह उसे मुक्त कर गले लगाता है तब उसे पता चलता है कि वह तो स्त्री है, ठीक है। फिर अगला प्रश्न है कि जन्मकाल के अनुसार निम्नलिखित रचनाकारों का सही अनुक्रम क्या होगा? सही अनुक्रम क्या हो सकता है? केशवदास कब है? 1509 ईस्वी, बिहारी 1595 ईस्वी, मतीराम 1604 ईस्वी और अंत में है घनानंद 1689 ईस्वी। तो दोस्तों ये जो क्रम वाले होते हैं ना, यहाँ पे ऑप्शन ए सही है। जो क्रम वाले होते हैं ना, इसको आप कवियों के बारे में जब आप पढ़ें तो उनका प्रकाशन, उनका जो रचना काल का समय है और जन्म मृत्यु, ये दो चीज़ें ज़रूर नोटिस करें उनकी, ठीक है। रचनाओं पर भी पूछता है ये और ये कई सारे प्रश्न आते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है कि ये हिंदी के प्रधान आचार्यों में माने जाते हैं और इनका भाषा भूषण अलंकार ग्रंथ एक बहुत ही पाठ्य ग्रंथ रहा है। तो भाषा भूषण से ही यहाँ पे तात्पर्य हो जाएगा। रामचंद्र शुक्ल ने उपर्युक्त बात किस रीतिकालीन कवि के लिए कही है? अब भाषा भूषण है तो जाहिर सी बात है किस कवि के लिए हो सकती है? तो ये हो सकती है महाराज जसवंत सिंह के लिए। हमने पढ़ा था भाषा भूषण, ठीक है, महाराज जसवंत सिंह। फिर अगला प्रश्न है और प्रश्न ये कह रहा है कि प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित संस्मरण कृतियों का सही अनुक्रम क्या है? संस्मरण दिए हुए हैं, इनका सही अनुक्रम पूछ रहा है कि क्या हो सकता है। तो सही उत्तर है हम हशमत, स्मृतिकण, लीक अलीक, वन तुलसी की गंध। ऑप्शन बी दोस्तों यहाँ पे सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है और प्रश्न ये कह रहा है कि
कहानी इतिवृत्त ही तो है। कहानी इतिवृत्त ही तो है, यानी उसमें स्थिति से स्थित्यंतर अर्थात जीवन गति होनी चाहिए, काल स्पंदन, कुछ तनाव अनुभव हो, वही तो कहानी का रस है। कहानी के विषय में उपर्युक्त विचार किस लेखक के हैं? जैनेन्द्र कुमार, राजेंद्र यादव, यशपाल या फिर इलाचंद्र जोशी? सही उत्तर है राजेंद्र यादव जी का, ऑप्शन बी। अब है कि यूनिट 1, ग्रंथों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है और नीचे कूट का मिलान करते हुए जवाब देना है। एक तरफ ग्रंथ दिए हुए हैं और दूसरी तरफ दिए हुए हैं उनसे संबंधित रचनाकार, ठीक है। फिर नीचे मिलान करते हुए हमें सही उत्तर का चयन करते हुए जवाब देना है। एक तरफ ग्रंथ और दूसरी तरफ उस ग्रंथ से संबंधित रचनाकार। सबसे पहला दिया हुआ है पेरी इप्सुस लोनजाइनस 4, ठीक है। पेरी इप्सुस लोनजाइनस का है। फिर है द सेक्रेड वुड, ये है किसका? टी.एस. इलियट 3। फिर है पोएटिक्स है अरस्तु जी का, यहां पे आ जाएगा 2। और अंत में दिया हुआ है बायोग्राफिया लिटरेरिया, ये आ जाएगा अपने कालरिज का, यहां पे 1। तो 4 3 2 1, 4 3 2 1 ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी यहां पे दोस्तों सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, प्रश्न ये कह रहा है कि काव्य भाषा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी मान्यता वर्ड्सवर्थ की नहीं है? कौन सी मान्यता है जो कि वर्ड्सवर्थ की नहीं है? यहां देख लेते हैं। काव्य में ग्रामीणों के दैनिक बोलचाल की भाषा प्रयुक्त हो, ये तो है। भाषा में मिथक और बिंबों का प्रयोग होना चाहिए, ये भी है। नहीं है करके प्रश्न पूछ रहा है, तो नहीं है वाले में देखेंगे, अभी तो 2 में से नहीं मिला है। फिर है भाषा में कृत्रिमता और अखंड आडंबवाद के कवियों की देन है, ये तो है। फिर गद्य और काव्य की भाषा में कोई तात्विक भेद नहीं है, ये नहीं है। तो इस प्रश्न के हिसाब से ऑप्शन डी दोस्तों यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। काव्य भाषा के संदर्भ में 22 वर्ष की मान्यता नहीं है, गद्य और पद्य की भाषा में कोई तात्विक भेद नहीं है। फिर है महावीर प्रसाद द्विवेदी की निम्नलिखित रचनाओं में से आलोचना विधा की रचना कौन कौन सी है? तो यहां पे देखिए दी हुई है, इसमें से बताना है आलोचना विधा कौन कौन सी है। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में पूछ रहा है, तो कालिदास की निरंकुशता और कालिदास और उनकी कविता, ऑप्शन डी में जो हैं ये महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की आलोचना विधा की रचनाएं हैं। प्रश्न है कि निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। एक तरफ रचनाएं हैं और दूसरी तरफ उनसे संबंधित रचनाकार, तो बताना है यहाँ पे कौन सा उत्तर हमारा सही होगा। सबसे पहला है प्राकृत प्रकाश। प्राकृत प्रकाश की बात की जाए तो यह है वर रुचि की, 2 आ जाएगा वर रुचि। फिर है श्रावकाचार, प्राकृत प्रकाश के बाद दिया हुआ है ऑप्शन श्रावकाचार देवसेन कृत 1। फिर है प्रबंध चिंतामणि, प्रबंध चिंतामणि जैनाचार्य मेरु तुंग का है, तो सामने का सामने ही हो जाएगा 3। और अंत में है कुमारपाल प्रतिबोध, इसका हो जाएगा हेमचंद्र 4। तो 2 1 3 4, 2 1 3 4, सॉरी ये नहीं है, 2 1 3 4, 2 1 3 5 दिया हुआ है, यहाँ पे 4 का तो कहीं ऑप्शन ही नहीं है। 2 1 3 4 3 5 दिया हुआ, तो दोस्तों ये यहाँ पे गलत दिया हुआ है, यहाँ पे 4 आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रिय प्रवास की निम्नलिखित में से किस विशेषता का उल्लेख नहीं किया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रिय प्रवास की विशेषता में जो उल्लेख किया है, तो नीचे ऑप्शंस दिया हुआ है, इनमें से कौन सा ऑप्शन है जिसका उल्लेख उन्होंने प्रिय प्रवास के संदर्भ में नहीं किया है? तो अधिकतर पदों में
बड़े ढंग से हिंदी अपनी चाल पर चली चलती दिखाई पड़ती है, ये नहीं कहा है। तो इस प्रश्न के हिसाब से ये उत्तर हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। अधिकतर पदों में से बड़े ढंग से हिंदी अपनी चाल पर चली चलती दिखाई पड़ती है, यह कथन प्रिय प्रवास के संबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का नहीं है। फिर अगला प्रश्न है कि सखी पिया को जो मैं ना देखूं, सखी पिया को जो मैं ना देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतिया, उपर्युक्त काव्य पंक्तियां किस कवि की हैं? विद्यापति, नरपति नाला, अमीर खुसरो या फिर भट्ट केदार? तो दी गई पंक्तियां हैं अमीर खुसरो की, ऑप्शन सी। अगर इसको पूरा करते हैं तो पूरा करते हैं कि जिहाल मिसकी मकून तगाफुल दुराए नैना बनाए बतिया, सखी पिया को जो मैं ना देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतिया। वाह वाह। फिर है अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से क्या तमस उपन्यास में सांप्रदायिक भावना के निर्माण में सहायक नहीं है? तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए हुए, इनमें से क्या है जो कि तमस उपन्यास में सांप्रदायिक भावना के निर्माण में सहायक नहीं है? तो वो है अतीत की गौरव गाथा, ऑप्शन डी। अतीत की गौरव गाथाएं तमस उपन्यास की सांप्रदायिक भावना के निर्माण में सहायक नहीं हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित उपन्यासों का प्रकाशन काल की दृष्टि से सही क्रम क्या है? सही क्रम की बात की जाए तो गर्म राख, भूले बिसरे चित्र, टेराकोटा, मानस का हंस। अगला प्रश्न है सखी नील नभस्सर से उतरा, यह हंस आहा तरता तरता, अब तारक मौक्तिक शेष नहीं, निकला जिनको चरता चरता। उपर्युक्त पंक्तियों में हंस किस अलंकार से संबंध है? ऑप्शंस दिए हुए हैं, किस अलंकार से संबंध है? तो यहाँ पे दोस्तों जो सही उत्तर है वो है उत्प्रेक्षा, ऑप्शन बी। उत्प्रेक्षा। दी गई पंक्तियों में कवि कल्पना होने से उत्प्रेक्षा अलंकार, कवि कल्पना कर रहा है तो जहां कल्पना होती है वहां कौन सा अलंकार होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार। फिर है कि हिंदी के निम्नलिखित लोक मंचीय रूपों का प्रचलन की प्रमुखता के आधार पर प्रांतों से सुमेलित कीजिए। ठीक है, प्रांतों से सुमेलित करना है। लोक मंचीय रूप हैं और उनके प्रांत दिए हुए हैं कि ये किस किस प्रांतों में गाए या सुनाए जाते हैं। तो सही उत्तर है, सबसे पहले दिया हुआ है, उत्तर नहीं देखेंगे, पहले देखेंगे सांग। ये कहाँ का है? हरियाणा। तो हरियाणा 3 में है तो यहाँ पे ऑप्शन 3 आ जाएगा। फिर है विदेशिया। विदेशिया कहाँ है? ये बिहार का है, बिहार में आ जाएगा 4। माच ऑप्शन दिया हुआ है, ये मध्य प्रदेश का है। और ख्याल, ख्याल के बारे में कहा गया है कि ये राजस्थान का लोकमंचीय नाटक है 2। तो 3 4 1 2, 3 4 1 2 ऑप्शन बी में दिया हुआ है तो यहाँ पे ऑप्शन बी दोस्तों सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है कि हिंदी पर सामासिक संस्कृत के वहन का दायित्व संविधान के किस अनुच्छेद में निर्धारित किया गया है? अनुच्छेद 349, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी अनुच्छेद 349 के अंतर्गत हिंदी पर सामासिक संस्कृत के वहन का दायित्व संविधान में निर्धारित किया गया है। फिर है अगला प्रश्न दिया हुआ है यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस उपन्यास में राम और काम का द्वंद्व चित्रित किया गया है? राम और काम का द्वंद्व चित्रित किया गया है तो वो है मानस का हंस, ऑप्शन सी। मानस का हंस नामक उपन्यास में राम और काम का द्वंद्व चित्रित किया गया है। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ प्रश्न। आगे के प्रश्नों को आगे की वीडियो में लेकर आएंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पिछली वीडियो के लिए चैनल के प्लेलिस्ट में ज़रूर जाएं।